बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। घर वाली रोज़ रोज़ मैके जाने की ज़िद करती। वजह पूछता तो कहती माँ बीमार है। मैं खामोशी से बाइक पर बिठाता और बाहर से ही छोड़कर चला आता। एक दिन घर वाली को नींद की गोली खिलाई और उसके कपड़े पहनकर अम्मा की खैरियत पूछने चला गया। मेरे होश उड़ गए जब उस रात आज फिर मैके। बेगम तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? अरे अभी चंद दिन पहले तो तुम मैके से होकर आई हो। अपनी बेगम की बेतुकी फरमाइश पर मैंने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा था। अभी भी मैं थका हारा अपने काम से ही वापस लौटा था। एक तो थका देने वाली ड्यूटी के बाद मैं ये चाहता था कि घर आऊं तो गरम गरम खाना मेरे सामने पेश हो और फिर एक चाय का कप। लेकिन मेरी बीवी अजीब थी, जिसे ना तो मेरी परवाह थी और ना ही मेरी भूख की फिक्र थी। बस परवाह थी तो ये थी कि उसने मैके जाना है। कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लाजमी जाना है, उनसे मिलना है। अच्छा ऐसा करें, आप मुझे वहाँ छोड़कर आ जाएं। मुझे तो वहाँ पर बहुत वक्त लग जाएगा। ये सुनकर मैंने कहा कि तुमने खाना बनाया है? तो कहने लगी, नहीं, आप तो जानते हैं कि परेशानी में मुझसे कोई भी काम नहीं होता। शाम से ही अम्मी का फ़ोन आ रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे आकर मिल जाऊं। बस ये सुनते ही मेरे तो हाथ पांव कांपने लग गए। मुझसे कोई काम नहीं हुआ। बाजार का खा लीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। ये कहकर उसने अपना पर्स उठाया था, यानी कि वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, आओ चलो छोड़ूं तुम्हें। उस वक्त मैं ये बात सुनकर बेहद बेजार सा हुआ था। मेरी बीवी मेरे पीछे बाइक पर ही बैठ गई। मैंने कहा, ये तुम्हारे घर वालों की बीमारियां कुछ बढ़ती नहीं जा रही? पिछले दिनों तुम्हारी छोटी बहन को बुखार था तो वो तुम्हें याद कर रही थी। उससे पहले तुम्हारे अब्बा को खांसी हो गई थी तो उन्हें तुम्हारा ख्याल आ गया। और अब तुम्हारी अम्मा बिस्तर पर पड़ गई हैं। अब क्या अगली बारी तुम्हारे भाई की है? मेरे तंज पर उसने मेरे कंधे पर थपकी लगाई थी। कहने लगी, अल्लाह ना करे असद, कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, मेरी तो जब से शादी हुई है यही सुन रहा हूँ, फलां बीमार हो गया, फलां बीमार हो गया। हमारी शादी को 2 माह हुए हैं और इन 2 माह में तुम 20 दफा मैके जा चुकी हो। मैंने शिकवा किया था और साथ में बाइक भी चला रहा था। 15 से 20 मिनट बाद ही उसकी अम्मा का घर आ चुका था। मेरा सब बिल्कुल मूड न था कि मैं अंदर जाऊं और बैठकर मगजमारी करूं। मेरे सर में वैसे भी दर्द था। मैंने कहा, ऐसा करना, वापसी अपने भाई के साथ आ जाना, मैं तो अब खाना खाकर सो जाऊंगा। उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने वहीं से बाइक मोड़ी और वापस घर आ गया। अपने लिए ऑमलेट बनाया और ब्रेड के साथ खाकर ही लंबी तान कर सो गया। फिर तो मेरी आंख सुबह ही खुली थी। जब देखा तो महविश मेरे बराबर ही लेटी हुई थी। मैंने एक नज़र महविश पर डाली और दूसरी दीवार पर लगी खिड़की पर जो 9 बजा रही थी। मैं उठकर बैठ गया। मैंने उसे बाजू से हिलाया, कहा कि जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे जाना है। वो कहने लगी, क्या है असद, क्यों परेशान कर रहे हैं? खुद बना ले अपना नाश्ता। मैं रात को 2 बजे वापस आई हूँ, मुझे तंग मत करें। ये सुनकर तो मुझे गुस्सा आने लगा था। अजीब औरत थी। इसे ना मेरे खाने पीने की परवाह थी, ना ही नाश्ते की। किस किस्म की बीवी थी? घर के तमाम कामों के लिए मुलाजिम रखे हुए थे, बस इसे एक खाना ही बनाना था और वो भी वो नहीं पकाती थी। वो मेरा कोई भी काम नहीं करती थी, जैसे उसे मेरी कोई परवाह ही ना हो। मैंने गुस्से से उसे हिलाया और कहा, उठो और जाओ नाश्ता बनाओ मेरे लिए। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तैयार हूँ और नाश्ता भी खुद बनाऊं। तुम चाहे 2 बजे आई हो या 3 बजे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। महविश ने मेरी बात सुनकर मुंह फुला लिया था, लेकिन उठकर किचन में चली गई। जब मैं नहा धोकर तैयार होकर टेबल तक आया तो नाश्ते में मुझे बस एक चाय का कप ही नजर आया था। मैंने कहा, महविश नाश्ता तो लाओ। कहने लगी, टेबल पे रख तो दिया है। मैंने तब कर कहा, बस एक कप चाय का ये नाश्ता होता है? तो वो कहने लगी, हाँ, हमारे घर यही नाश्ता होता है और अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं तो उसकी शक्ल ही देखता रह गया था। वो फौरन से कमरे में जा चुकी थी। मैंने वही कप चाय का पिया और अपनी ड्यूटी पर चला गया। आज मुझे कुछ जल्दी फुर्सत मिल गई थी, इसलिए मैं जल्द ही घर लौट आया। इरादा यही था कि चलो बेगम के साथ मिलकर मूवी देखूंगा और फिर हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाएंगे। लेकिन जब घर पर आया तो ताला लगा हुआ था। ये देखकर मुझे हैरत हुई थी। इस वक्त वो कहाँ गई थी? मैंने पड़ोस का दरवाजा खटखटाया और पूछा कि मेरी बीवी घर पर नहीं है, क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ गई? पड़ोसन महविश की दोस्त थी। कहने लगी, हाँ, अभी एक आधा घंटा पहले ही वो किसी से फोन पर बात कर रही थी और उजलत में ताला लगाकर चली गई। फिर वो कहने लगी कि वो तो रोजाना इस वक्त रिक्शे में बैठकर कहीं जाती है, फिर 1.5-2 घंटे बाद वापस आती है। मैं तो परेशान हो गया था कि अब क्या करूं। घर में ताला लगा था। फिर ये भी सोचने लगा कि वो रोज इस वक्त जाती कहाँ है। उसे कॉल की तो फोन बंद था। मजबूरन मुझे बाहर बैठकर इंतजार करना पड़ा। 1.5 घंटे बाद मेरी बीवी का रिक्शा घर के पास रुका था।
जैसे ही वो रक्शे से उतरी तो मुझे देखकर उसकी रंगत फक हो गई थी। मैं काफी गुस्से में खड़ा हुआ था। मैंने कहा, कहाँ गई थी तुम? मेरी बात सुनकर वो हकलाने लगी। कहने लगी, वो मैं ना वो हाँ, मैं अम्मी से मिलने गई थी। असल में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। इस बार न जाने क्यों वो मुझे बड़ी नर्वस सी लग रही थी, जैसे बहाने तराश रही हो और उसे समझ ना आ रहा हो कि कौन सा बहाना लगाना है। मैंने कहा, ऐसा भी कौन सा मर्ज लाहक हो गया तुम्हारी माँ को कि हर रोज तुम वहां जाती हो? तुम क्या डॉक्टर हो? दिन में भी तुम वहां पर होती हो, रात को भी। जब मैं घर आता हूँ तो तुम्हारी वहां जाने की जिद होती है। इस बार मेरा लहजा सख्त था। वो मेरी बात सुनकर रोने लगी। घर का ताला वो खोल चुकी थी और अंदर भी दाखिल हो चुकी थी। कहने लगी, आप समझते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप अभी मेरे साथ चलें, जाकर देखें मेरी माँ की क्या हालत है। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उनकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए जब भी वो मुझसे फ़ोन पर कहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं भागी दौड़ी चली जाती हूँ। चाहे दिन हो या शाम या रात, मैं कुछ नहीं देखती। ये कहकर वो रोते हुए कमरे में चली गई। मुझे अपने रवैये पर बड़ा अफसोस हुआ था। मैंने सोचा अगर मेरे वालिदैन भी जिंदा होते और वो यूं बीमार होते तो जाहिर है मैं भी उनके लिए ऐसे ही तड़प रखता। मुझे उसे यूं नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इसके बाद जो वाकया रौनमा हुआ उसने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। शाम को ही मैं अपनी ड्यूटी से जल्दी फारिग हो गया था तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आज तुम हमें एक रेस्टोरेंट में हाई टी की दावत दो, मतलब चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह। मैं उन्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले गया। रेस्टोरेंट एक मॉल के साथ था। मैंने अपने दोस्तों को शाम की चाय बहुत से लवाजमात के साथ पिलाई और फिर खुद मॉल में आ गया। यही सोच रहा था कि अपनी बीवी के लिए एक बहुत प्यारा सा जोड़ा ले लूं। ब्रांड के सूटों की सेल लगी हुई थी। मैं वहीं खड़ा होकर देखने लगा कि जहां मेरी नज़र दो ऐसी खवातीन पर पड़ी कि जिन्हें देखकर मेरे होश उड़कर रह गए थे। उन दोनों की भी नज़र मुझ पर पड़ गई थी, इसलिए वो जल्दी मेरे पास आ गईं। वो मेरी बड़ी साली थी जो कि शादीशुदा थी और उसकी नंद थी। दोनों शॉपिंग पर आई थीं। चेहरे से हशाश बशाश लग रही थीं। हाथों में शॉपर भी पकड़े हुए थे जैसे कि खूब शॉपिंग की हो। मुझे हैरत का झटका लगा था कि ये कैसी बेटी है भाई, इससे तो अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं। माँ बीमार है और ये नंद के साथ शॉपिंग ही कर रही है। एक महविश है कि उसकी जान पर बनी रहती है। वो मेरे पास आकर खैर खैरियत पूछने लगी। मैंने भी उनसे अपनी सास की खैरियत पूछी। वो कहने लगी, तुम खुद कभी आकर अम्मी से मिल लो। जब से शादी हुई है ना तो तुम आते हो ना ही तुम्हारी बीवी हमसे मिलने आती है। तुमने तो हमारी बहन को हमसे दूर ही कर दिया। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग खोल कर रह गया था। मैंने कहा, क्या हो गया शायदा बाजी आपको? महविश तो रोज मैके जाती है। मेरी बात सुनकर वो कुछ मुतफक्किर सी हो गई थी। कहने लगी, नहीं तो अगर आती तो हमें मुझसे जिक्र तो करती। बहरहाल थोड़ी इधर उधर की बातों के बाद वो चली गई, लेकिन उनके चेहरे पर फैली परेशानी देखकर न जाने क्यों मैं बड़ा बेचैन हो गया था। इसी दौरान मुझे महविश की कॉल आ गई। कहने लगी, अम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं अम्मी के घर पर हूँ। खाना मैंने तैयार कर दिया है, आप घर आकर खाना खा लीजिएगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, तुम अपनी वालदा को संभालो और मेरी तरफ से भी अपनी वालदा को पूछ लेना। वो कहने लगी, हाँ मैं पूछ लूँगी। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैं बजाय घर जाने के अपनी सास के घर ही चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरी छोटी साली ने खोला था। मुझे देखकर कहने लगी, भाई आप तो ईद का चांद ही हो गए हैं। महविश आपी कहाँ है? वो नहीं आई आपके साथ? जब से शादी हुई है आप ही ने तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। ये सुनकर तो मैं शशदर सा रह गया था। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी सास ने भी यही सब कुछ कहा। दूसरा हैरत का झटका मुझे ये लगा कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक हशाश बशाश मेरे सामने बैठी थी। मैंने कहा, अम्मा जी आप तो बीमार थी ना? कहने लगी, नहीं तो मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल भली चंगी हूँ। मैं वहां बैठा ये सोचने लगा कि अगर मेरी बीवी महविश मैके नहीं आती तो जाती कहाँ है, और उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि उसकी वालदा बीमार है इसलिए उनकी खैरियत पूछने जाती है। हैरत मुझे इस बात की भी थी कि कई बार मैं बाइक पर बिठाकर उसे यहीं छोड़कर गया था, बिल्कुल गेट के पास। फिर मेरे दिमाग में जैसे मुझे ठोका सा दिया था कि वो कभी भी दरवाजे के अंदर नहीं गई थी, हमेशा दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी और मेरे वापस जाने का इंतजार करती थी। मैं भी उजलत में होता था और उसे वहीं छोड़कर बाइक को मोड़कर चला जाता था। कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं कि वो अंदर जा भी रही है या नहीं। मेरे दिमाग में तो चक्कर से चलने लगे थे। मेरी बीवी मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही थी और क्यों खेल रही थी। मैं कुछ देर वहां बैठा, चाय पी और वापस आ गया। घर आते आते मैं बस अपनी बीवी के बारे में ही सोच रहा था। घर पहुंचा तो वही दरवाजे पर लगा ताला मुझे मुंह चढ़ा रहा था। 2 घंटे के इंतजार के बाद मेरी बीवी रक्शे में वापस आई थी। मुझे देखकर कहने लगी, माफ कीजिएगा मुझे जरा देर हो गई, बस अम्मा को हॉस्पिटल लेकर गई थी, उन्हें दवाइयाँ लेकर दी, उसमें वक्त ज्यादा लग गया।
پھر اس نے تالا کھولا اور گھر کے اندر آ گئی۔ کہنے لگی، آئندہ میں پڑوسن کو چابی دے کر جاؤں گی تاکہ اگر آپ جلدی آ جائیں تو آپ کو مشکل نہ ہو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ اب میں سچ جاننا چاہتا تھا کہ میکے کا کہہ کر میری بیوی جاتی کہاں ہے۔ اگلے روز جب اس نے مجھ سے والدہ کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو میں نے دے دی، لیکن جیسے ہی وہ گھر سے نکلی 5 منٹ بعد ہی میں بھی گھر سے نکل چکا تھا۔ وہ مین روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے گھر کا تالا فوراً سے لگایا، چابی جیب میں رکھی اور بائک پر بیٹھ کر اپنا ہیلمٹ پہن لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے، اور کچھ فاصلہ رکھ کے بائک چلانے لگا۔ مین روڈ پر جا کر وہ رکشا روکنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک رکشا روکا اور پیسے طے کرنے کے بعد اس میں بیٹھ گئی۔ میں بھی اس رکشے کا پیچھا کرنے لگا۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد وہ رکشا ایک گھر کے پاس رکا تھا۔ جیسے ہی مہوش نے گھر کی ڈور بیل بجائی، دروازہ ایک نوجوان نے کھولا تھا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ جیسے میری بیوی کو گھر میں گئے 15 منٹ ہوئے تو میں نے آس پاس کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر اس نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ پھر جو انکشاف مجھ پر ہوا، میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ یہ بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اسی بات کی تصدیق مجھے میرے سسرال میں جا کر ہوئی تھی۔ میں نے جب یہ سوال اپنی ساس اور سالے سے کیا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ میری ساس رونے لگی، کہنے لگی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے اس لیے یہ بات چھپائی کہ اگر ہم تمہیں حقیقت بتاتے تو تم اسے شادی نہ کرتے۔ جس گھر میں میری بیوی گئی تھی اس کے پڑوسیوں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ گھر مہوش کے سابقہ شوہر کا تھا اور پہلے وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن چند ماہ پہلے اسے طلاق ہو چکی تھی۔ محلے والے تو خود پریشان تھے کہ طلاق کے بعد مہوش کیوں اس کے گھر پر آتی ہے، اور جب میں نے یہ بات اپنی ساس اور سالے سے پوچھی تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ مہوش کی ایاز سے لو میرج ہوئی تھی، لیکن پھر آپس میں جھگڑے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ ایاز نے ایک دن غصے میں اسے طلاق دے دی۔ پھر 2 ماہ بعد وہ گھر آیا اور کہنے لگا کہ اسے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہے، لیکن میرے سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ میری بیوی خوش شکل تھی، خوبصورت تھی اور شادی شدہ لگتی بھی نہیں تھی، اس لیے جب میرا رشتہ آیا تو بجائے سچ بتانے کے میرا نکاح اس سے کر دیا گیا، اور اب مجھے سچ معلوم ہوا تھا۔ باقی کی تحقیق میں نے خود کروا لی تھی۔ وہ شخص غصے کا بے حد تیز تھا، آنن فانن کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتا نہیں تھا، بس کر گزرتا تھا۔ اصل میں ایک خفیہ پولیس میں کام کرتا تھا اور میری ڈیوٹی بھی ایسی ہی تھی کہ میں لوگوں پر نظر رکھتا تھا اور ان کے بارے میں ساری رپورٹ پولیس والوں کو دیتا تھا، اس لیے اس شخص کے بارے میں جاننا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے ساری انکوائری کروائی اور اگلے ہی روز اپنے ویگو ڈالے میں پولیس اہلکاروں کے ہمراہ اس شخص کے دروازے پر پہنچ گیا اور اسے گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھایا۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھتا رہ گیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ یہ کہنے لگا کہ آخر اس نے جرم کیا کیا ہے۔ میں بجائے اسے پولیس اسٹیشن لے جانے کے اسے ایک ویران علاقے میں لے گیا۔ وہاں پر ہم پولیس والوں نے خفیہ جیل بنا رکھی تھی، جو بظاہر تو ایک گھر کی طرح تھی لیکن اندر تہہ خانے میں جیل تھی۔ وہاں ان مجرموں سے پوچھ گچھ ہوتی تھی جو اپنے جرم کا اقبال نہیں کرتے تھے، اور اگر انہیں شہر کی جیلوں میں ڈالا جاتا تو وہ سفارشیں لگوا کر ضمانت پر باہر نکل کر دندناتے پھرتے تھے۔ انہیں پھر ہم اس خفیہ جیل میں لے جاتے تھے اور دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ بندہ غائب ہو چکا ہے، نہ جانے کہاں گیا۔ پولیس بھی اس بات سے انجان بن جاتی۔ میں ایاز کو بھی وہیں لے گیا۔ اس کی اچھی چھترول میں نے خود کی تھی، اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالی تھی۔ پھر اس نے سچ اگل دیا کہ اس نے غصے میں آ کر مہوش کو طلاق دی تھی، لیکن 2 مہینے بعد ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہلے تو اس نے اس کے گھر والوں کی خوب منت سماجت کی کہ وہ اس کا حلالہ کروا دیں، لیکن جب گھر والوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ایسا حلالہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ ایک ناجائز عمل ہے، تو اس نے مہوش کو محبت کے واسطے دے کر مجبور کیا۔ انہی دنوں میرا رشتہ بھی آ گیا تھا۔ مہوش نے اسی لیے مجھ سے شادی کی تاکہ وہ مجھ سے طلاق لینے کے بعد دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جا سکے۔ اس لیے نہ تو وہ میرا خیال رکھتی تھی اور نہ ہی مجھے پوچھتی تھی، تاکہ میں تنگ آ کر اسے طلاق دے دوں، اور میکے کا بہانہ کر کے وہ اپنے سابقہ شوہر سے ملنے آتی تھی، جو کہ اسے دھمکیاں دے دے کر بلاتا تھا۔ میں نے اسے وہیں پر قید کروا دیا اور خود گھر چلا گیا۔ کافی دن سے مہوش پریشان تھی۔ پھر یہ مشہور ہو گیا کہ ایاز نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شاید وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی چلا گیا ہے۔ ایسی افواہیں بھی میرے اہلکاروں نے پھیلائی تھیں۔ مہوش کچھ دن تو خاموش رہی، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک ہو گیا۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں اور ہمارے 2 بچے بھی ہیں۔ مہوش اب ایاز کو بھول چکی ہے۔ حلالے کا جو طریقہ میری بیوی نے اپنایا تھا وہ غلط تھا، گناہ تھا، اور میں نے اس سے نکاح گھر بسانے کے لیے کیا تھا۔ بے شک میں سچائی سے واقف نہ تھا، لیکن میری بیوی خوبصورت تھی، میں اسے محبت بھی کرنے لگا تھا، اس لیے میں اسے کیوں چھوڑتا اور حلالے کے نام پر کیوں ایک گناہ کا ارتکاب کرتا۔
ایاز اب بھی اس خفیہ جیل میں بند ہے اور روتا ہے کہ اگر میں ایک بار اسے چھوڑ دوں تو وہ مہوش کی طرف دوبارہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن مرد کے اندر ایک شکی کیڑا ہوتا ہے جو میرے اندر بھی موجود ہے، اس لیے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔